हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बॉटनी के फर्स्ट यूनिट टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्द से जल्द स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये मेरे खुद के हैंडमेड रिटन नोट्स हैं, तो आप लोग इनमें से भी नोट्स बना लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और अगर नोट्स नहीं बना रहे तो वीडियो को ढंग से देखिए, अच्छे से समझिए। आपके एग्ज़ाम के टाइम पे हम रिवीजन क्लासेस भी चला देंगे जिससे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन अभी आपको समझ के चलना है, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कॉपी नोटबुक लेके बैठ जाइए और लिख लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि संधि विच्छेद करते हैं। जो वर्ड है हमारा टेक्सोनॉमी, इसको हम काट देते हैं बीच में से। क्या बचा हमें? टेक्सस एंड नॉमी, दो वर्ड मिले हमें। देखिए बेटा, टाइम नहीं है ज़्यादा हम लोगों के पास में, जल्दी से जल्दी हम लोग क्लासेस चलाएंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हमें चार सब्जेक्ट पढ़ने। इस बार इकोनॉमिक्स भी है एंड बहुत सारी वीडियोस आनी है और मेरे पास भी थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग देख ले रहे हैं पहले टेक्सस एंड नॉमी। तो टेक्सस का जो मतलब होता है अरेंजमेंट, टेक्सस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नॉमी का मतलब होता है लॉ। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? टेक्सोनॉमी का हम एक क्या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या होती है? लॉ ऑफ अरेंजमेंट। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी टेक्सोनॉमी को। तो टेक्सोनॉमी को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि टेक्सोनॉमी दुनिया में जीवित जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन को परिभाषित करता है। क्या करता है कि जीवित जीवों के नामकरण, जीवित जीवों का नामकरण किस प्रकार करना है कि साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो किस प्रकार रखे जाते हैं। जैसे कि मटर का आपने सुना है पाइवस सटाइवम होता है, आम का आपने सुना है मैंगीफेरा इंडिका होता है। तो मैंगीफेरा इंडिका ही क्यों रखा गया? साइंटिफिक नेम में मैंगीफेरा इंडिका ही क्यों चूज़ किया है? आपको पता है साइंटिफिक नेम्स क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे आम का ही हम उदाहरण उठा लें, आम को कहीं हम लोग आम बोलते हैं, कहीं अमिया बोलते हैं, कहीं टपका बोलते हैं। ऐसे आम के बहुत अलग अलग नेम हैं, कोई मैंगो बोलता है। तो जो बड़ी बड़ी सेमिनार्स और वेबिनार्स होती थी जहाँ सारे देशों के वैज्ञानिक मिलते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी समझ में आने में। तो क्या किया कि कैरोलस लीनियस ने एक द्विनाम पद्धति करी, जिसमें क्या है साइंटिफिक किसी भी चीज़ का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक नामकरण किया गया। जैसे कि आम का, आम को अभी आप किसी भी देश में चले जाइए और किसी भी देश के वैज्ञानिक से मिलिए और उससे ये बोलिए कि मैंगीफेरा इंडिका पे मैं रिसर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप यही बोले कि मैं आम पर रिसर्च कर रहा हूँ तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हर भाषा डिफरेंट है, ठीक है। हर जगह इंग्लिश भी नहीं चलती, तो इसलिए साइंटिफिक नेम्स की ज़रूरत पड़ी। तो अब क्या है कि ये टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी में नामकरण, वर्णन, किसी भी जीव के बारे में क्या क्या वर्णन है, क्या क्या उसके लक्षण हैं, वो सब कुछ। वर्गीकरण, कैसे क्लासिफाइड किया गया, किस संघ में रखा गया है, किस किंगडम में रखा गया है। वैज्ञानिक अध्ययन, किस प्रकार से उस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च को परिभाषित करता है। तो टेक्सोनॉमी में एक क्या बोल सकते हैं कि किसी भी जीव का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है पूरा का पूरा, कि क्या उसके नामकरण है, किस प्रकार उसका वर्णन किया गया है, सब कुछ रहता है, ठीक है। तो अभी नीचे जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं। तो कैरोलस लीनियस, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, आपको यहाँ दिख जाएंगे, ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने पहली बार टेक्सोनॉमी के कंसेप्ट को डेवलप किया। कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी? इसे द्विनाम पद्धति भी बोलते हैं। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि किसी भी जीव के दो नाम रखे जाएंगे। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा क्या है? जीनस, ठीक है। मैंगीफेरा क्या है? जीनस। और जो पीछे की इंडिका है वो क्या है? स्पीसीज। तो ये पहला नेम क्या है, क्या बताएगा? हमारा जीनस बताएगा, और दूसरा नाम बताएगा स्पीसीज, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने पहली बार टेक्सोनॉमी कंसेप्ट को डेवलप किया, ये आप समझ गए। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप देख लीजिए। अगर आप क्लासेस में भी जाएंगे या फिर आप अपने पेपर में भी जाएंगे, आपको ये 101% आपको मिलने ही वाला है आपके एग्जाम में, 100%, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है। तो देख लेते हैं हम लोग कि द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय AP कैंडले इन 1813। ये क्या है कि जो नाम टेक्सोनॉमी नाम किसके द्वारा दिया गया था? AP कैंडले के द्वारा नाम दिया गया था टेक्सोनॉमी 1813 में, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं नीचे सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये तो 101% आएगा ही आएगा। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में टेक्सोनॉमी के पिता कौन है? कैरोलस लीनियस। अभी हम लोग देख लेते हैं कि फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी,
हेरमेनगिल्ड सैंतापाउ, ये अपने इंडिया के टैक्सोनॉमी के फादर हैं। इन्होंने इंडिया में टैक्सोनॉमी पर रिसर्च करी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि इन्हें कहा जाता है इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ये टैक्सोनॉमी की एक छोटी सी डेफिनेशन है आप लोगों को समझाने के लिए टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यही वही वाली है ऊपर वाली, इसको थोड़ा इंग्लिश में अच्छे से सजा के दे दिया गया है। अगर कोई टीचर या कोई भी आपसे पूछे तो आप इसको बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमी पादप विज्ञान की वह शाखा है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण, वर्णन और उसके क्लासिफिकेशन, उसके लक्षणों के बारे में बात करता है या उसके लक्षणों से डील करता है, ये टैक्सोनॉमी वो कहलाता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी नीचे बढ़ लेते चलिए। तो टैक्सोनॉमी अब देख लेते हैं टैक्सोनॉमी के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। टैक्सोनॉमी के 4 प्रमुख घटक है, किस हिसाब से नाम रखा जाता है, किस प्रकार से उसको खोजा जाता है, किस तरीके से। पाइवोसेटाइवम ही क्यों नाम रखा गया? कभी आपके मन में आता है कि पाइवोसेटाइवम की जगह हम कुछ और रख सकते थे, अभी हम मटर का नाम मैंगीफेरा इंडिका रख सकते थे, क्यों नहीं रखा? तो ये जो घटक हैं, इन घटकों के हिसाब से नाम रखा जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से घटक है? हमारा कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है और सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, ये 4 मेन घटक है जिनके आधार पर नाम रखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीसीज़ का। ठीक है, तो अभी नीचे चल लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। आप लोग पढ़वा रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, ये है हमारा कैरेक्टराइजेशन। यह नए खोजे हुए ऑर्गेनिज्म या जीव, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। यह नए खोजे हुए ऑर्गेनिज्म जीव का परीक्षण होता है। इसमें किसी भी जीव या ऑर्गेनिज्म के मुख्य लक्षणों की पहचान की जाती है। अब इसमें मुख्य लक्षणों की पहचान कैसे की जाती है? इसमें देखा जाता है कि वे जो खोजा हुआ ऑर्गेनिज्म है वो पादप है या कोई माइक्रोब है या कोई बैक्टीरिया है या कोई फंगस है, क्या है। ठीक है, तो उसके मुख्य लक्षण देखे जाते हैं। पादप होगा तो उसमें ऑब्वियसली पत्तियाँ होंगी, शाखाएं, तने होंगी, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो फंगस या एल्गी इनमें से कोई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके मुख्य लक्षण पहले देखे जाते हैं कि वो क्या है। आप लोगों ने पढ़े होंगे 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ठीक है, उनमें से कौन सा है? तो पहले उसमें ढूंढा जाता है कि जगत में से किंगडम एनिमिलिया में से तो नहीं है, किंगडम प्लांटी में से तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ढूंढा जाता है कि ये चीज़ जो ढूंढा हुआ ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रोब है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या होता है कि सेकंड नंबर पे इसमें हमारा देखा जाता है आइडेंटिफिकेशन। इसमें मुख्य लक्षण देख लिया हमने, अब इसमें आइडेंटिफिकेशन में हमारा आ गया। हाँ, आइडेंटिफिकेशन में देखा जाता है कि एनिमल ऑर्गेनिज्म प्लांट है या फिर एनिमल वायरस और माइक्रोब इत्यादि में से क्या है। इसमें मुख्य लक्षण देख लिए उसके। ठीक है, इसमें देख लिया हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन में उसकी ऊपर मॉर्फोलॉजी। अब इसमें देख लेते हैं, तीसरे वाले में हम देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देख लेंगे हम लोग, किस हिसाब से नॉमेनक्लेचर रखा जाता है। इस प्रक्रिया में ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, इसे द्विनाम पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि हमने पहचान लिया, अब हमने देखा कि हमें मिल गया कोई वायरस। ठीक है, अब हमें कोई वायरस मिल गया, अब हम उस वायरस को ढूंढेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और क्लासिफिकेशन करके उसको क्या कर देंगे? एक बढ़िया सा साइंटिफिक नेम दे देंगे। उसको क्या करेंगे? एक बढ़िया सा साइंटिफिक नेम दे देंगे। ठीक है, जैसे आपको टोबैको मोज़ेक वायरस का नेम हमने दिया, टोबैको मोज़ेक। ठीक है, इस हिसाब से नेम दे दिया हमने। अब देख लेंगे हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इन विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत जाता है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा नीचे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इस प्रकार का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सामान्य रूप से ऑब्जर्वेबल फीचर्स लाइक हैबिट, कलर, फॉर्म इत्यादि से किया जाता है। ठीक है, इसमें ऊपर के जो फीचर हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व ऊपर से ही कर सकते हैं, जैसे किसी का हैबिटेट कैसा है, उसकी कलर क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, इस हिसाब से देख करके हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन करते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। इस प्रकार का वर्गीकरण समग्र समानता के आधार पर आधारित होता है। ज़्यादातर शकल, आकृति, थोड़ा सा इधर हो गया, ज़्यादातर शकल, आकृति यानी कि ये मॉर्फोलॉजी पर निर्धारित होता है। किस प्रकार से उस वायरस की या कोई भी हमें प्लांट मिला है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि प्लांट्स, पौधों की भी अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है। जैसे एलोवेरा की अलग मॉर्फोलॉजी होती है और हम लिखते हैं कि जो गेंदा का पेड़ होता है उसकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर भी हम क्या है उसका नेचुरल क्लासिफिकेशन कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो। ठीक है, फिर नीचे बढ़ लेते हैं हम लोग, नीचे देखते हैं फेंटिक क्लासिफिकेशन। यह एक प्रकार का वर्गीकरण है जिसके संदर्भ में समग्र समानता निर्धारित होती है, जिसमें हम रूट विज्ञान, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी
भ्रूण विज्ञान, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फोटोकेमिस्ट्री इत्यादि स्रोतों और डाटा का उपयोग किया जाता है। अब ये क्या है, इस वाली क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम समग्र समानता निर्धारित करते हैं कि कोई हमें जो ऑर्गेनिज्म मिला है वो किस चीज़ से निर्धारित होता है। भ्रूण विज्ञान में हम उसको चेक करेंगे, मॉर्फोलॉजी चेक करेंगे, उसकी फोटोकेमिस्ट्री चेक करेंगे, इत्यादि स्रोतों से हम उसे चेक करते हैं और डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो क्लासिफिकेशन है फेंटिक क्लासिफिकेशन, ये दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। स्नेर तथा सोकल, ये स्नेर है, राय थोड़ा वैसा हो गया, राय स्नेर, ठीक है, स्नेर तथा सोकल ने 1973 में दिया था, 1973 में वर्गीकरण का मुख्य सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जातिवृत्तीय वर्गीकरण एक प्रकार का ऐसा वर्गीकरण प्रणाली है जिसके अंतर्गत परस्पर विशेषता नहीं होती है, लेकिन अक्सर इस पद्धति में अतिव्यापन होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्लासिफिकेशंस, आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए और मेरे हिसाब से मैंने जो इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बताए थे वो आपने लिख लिए होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जैसे समझिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी इसी का लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। बाय बाय बच्चों।